हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, यानी भारतीय परिषद अधिनियम को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो में पहले ही 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम समझ चुके हैं। यानी कि इससे पहले भी दो इंडियन काउंसिल एक्ट आ चुके थे जो हमने एक ही वीडियो में समझ लिए थे। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पर ही है। ठीक, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये काउंसिल में बदलाव करने के लिए लाया होगा या काउंसिल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने होंगे, इसलिए ये एक्ट लाया गया होगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, इंडियन काउंसिल एक्ट की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है ये अभी हम आगे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, उस टाइम पर है ना, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दो अथॉरिटी होती थी। एक होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा होता था वायसराय। तो 1909 तक जो इनकी काउंसिल होती थी उनमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक, और इस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे जॉन मॉर्ले। कौन थे? जॉन मॉर्ले। तो जॉन मॉर्ले इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसलिए इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और यहाँ पर इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको दोनों ही मतलब एक तरीके से रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं इस एक्ट को लाने के लिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। देखो, मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में हमने 1861 और 1892 का जो एक्ट समझा था, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो लास्ट वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, ये इसको लाने का रीज़न बना 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को। तो 1892 वाला जो भी भारतीय परिषद अधिनियम आया था उससे क्या हुआ था कि पूरे का पूरा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया था। तो इससे पहले एक और काउंसिल एक्ट कौन सा आया था? 1892 का। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कारण रही इस एक्ट के लाने के पीछे, जैसे कि 1905 का बंगाल विभाजन। तो देखो, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिन्होंने पूरे बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में, यानी एक तरफ पूर्वी बंगाल और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। ये पार्टीशन क्या था? ये जो पार्टीशन किया गया था बंगाल का उस टाइम पे वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे किया गया था, मतलब धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। ऐसा कहा गया था कि ईस्ट साइड थी बंगाल की वो मुस्लिम्स के लिए है और जो वेस्ट साइड थी वो हिंदूज़ के लिए है। हालांकि बाद में इस विभाजन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये पार्टीशन किया गया था वैसे ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ बंगाल में जो है वो रिवोल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखो, कुछ और भी सारी चीज़ें रीजंस रही है ना, जो बहुत ज़्यादा कारण बनी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लाने के पीछे। इसके बाद 1905 1906 के दौरान स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है, जो स्वदेशी आंदोलन था। फिर 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन होता है ना, इसका फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का। तो ये कुछ मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड था, कुछ रीजंस थे जो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लाने के पीछे कारण बने। चाहे वो बंगाल का विभाजन हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, मुस्लिम लीग हो, या फिर 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसने क्या चेंजेस किए थे। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब हम समझेंगे इस एक्ट के मेन प्रोविजंस को। तो अब बात करेंगे 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधान की। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे? तो सबसे पहले इसने जो सबसे बड़ा चेंज किया वो किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स की संख्या थी उसको बढ़ा दिया, यानी जो सदस्यों की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो इस अधिनियम के द्वारा जो सर्वोच्च विधान परिषद थी उसके सदस्यों की जो संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर कुल सदस्य 69 कर दिए गए। तो पहले कम होते थे लेकिन अब कितने कर दिए? 69 कर दिए। तो कुल मेंबर्स कितने हुए? 69।
ठीक, इस तरह से गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उसके 6 मेंबर और 2 असामान्य सदस्यों को मिलाकर इस परिषद के, इस काउंसिल के जो सदस्यों की संख्या थी वो 69 कर दी गई। जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो 37 मेंबर्स होते थे उसमें, वो कैसे होते थे, सरकारी सदस्य होते थे, ठीक है ना, यानी कि ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। और 32 उसमें से क्या होता था कि जो 9 थे वो कैसे थे, वो एक्स ऑफिशियो होते थे, मतलब पदेन सदस्य होते थे। और उसमें से 28 जो थे वो नॉमिनेट होते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो किस तरीके के सदस्यों का इन्होंने, देखो किस तरीके से सदस्यों को यहाँ पे चुना गया कि 37 तो हो गए आपके ऑफिशियल मेंबर्स और 32 मेंबर्स हो गए नॉन ऑफिशियल। अब जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें भी एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य हो गए 9 और जो मनोनीत, जो नॉमिनेट होते थे वो हो गए आपके 28। लेकिन अगर हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात करें, जो 32 थे उसमें इलेक्टेड होते थे 27 मेंबर्स, जो इलेक्ट होके आते थे, चुने जाते थे, और नॉमिनेट होते थे 5 मेंबर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक, अब इसको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम किया गया इस एक्ट के द्वारा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, इसने काउंसिल के मेंबर्स की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। आप देख ही सकते हो, कुल मेंबर 69 कर दिए इसके द्वारा, और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो यहाँ पे बस इसके लिए हमें यही ध्यान रखना है 1909 के इस परिषद अधिनियम के द्वारा कि इसने सबसे बड़ा जो चेंज किया वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया, जिसके मेंबर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रांतीय विधान परिषदें, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेचर चल रहा था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उससे क्या हुआ। तो यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा जो प्रोविंशियल काउंसिल चल रही थी उसके भी सदस्यों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई, सबसे ज़रूरी बात। ठीक, और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में जो वृद्धि की गई उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बढ़ा दी गई। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, संयुक्त प्रांत और जो आपका बिहार और उड़ीसा वाले एरिया थे, उसमें एडिशनल मेंबर्स को 50 तक बढ़ा दिया था। मतलब जो अतिरिक्त सदस्य होंगे, जो सहायक सदस्य होंगे, वो 50 तक बढ़ा दिए गए। उनकी संख्या कितनी होगी, 50 तक। ठीक है ना, यानी कि अब तक प्रोविंसेस में जो प्रांत होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें क्या होता था कि अभी तक एडिशनल मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, अब 15 होगी। जबकि अगर बात करें पंजाब, बर्मा, असम और सेंट्रल प्रोविंस की यानी केंद्रीय प्रांत की, उनमें कितनी कर दी गई मेंबर्स की संख्या, 30 कर दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें भी मेंबर्स की संख्या को यहाँ पे बढ़ा दिया गया। ठीक, प्रोविंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया ही है। जिस तरह से आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं, तमिलनाडु स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस तरीके से करके ही उस टाइम पे ये बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इस टाइम पे इनको, जैसे मान लो सिर्फ मैं बॉम्बे की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि बॉम्बे एक उस टाइम पे एक प्रोविंस था, एक प्रोविंशियल, इनके पास भी, हर प्रोविंस के पास अपनी अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही था सिस्टम जैसे कि आज के टाइम पे स्टेट होते हैं, है ना। जैसे स्टेट में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के अंदर ही विधान परिषद और विधानसभा होती है, ठीक उसी तरीके से उस टाइम पर भी हर प्रोविंस का अपना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रांतीय विधान परिषद, यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है। तो इनमें भी मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ाई गई तो प्रोविंशियल लेवल पे भी इसमें कई सारे चेंजेस किए गए। अब बात करेंगे इस एक्ट के तीसरे प्रोविज़न की, जिसमें ऐड किया गया था, वो था भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की शुरुआत, यानी कि भारत में सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे शुरू किया गया था। अब देखो, वैसे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम था वो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था ना 1892 का, उस इंडियन काउंसिल एक्ट में ही उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो वहाँ पर उस चीज़ का परिचय तो दे दिया गया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड को उस एक्ट में कहीं पर भी शब्द को यूज़ नहीं किया गया था। और 1909 का जो ये भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, और इसको शुरू किया गया। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 27 लोग इलेक्टेड होते थे, ये कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे वो इसमें देखा गया।
ठीक, तो यहाँ पे 3 तरह के जो निर्वाचक मंडल थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं और उसका जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू किया गया, तो इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम है वो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन पहली बार कहीं पर भी, वैसे तो इसको देखो, इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, 1892 के एक्ट में, लेकिन कहीं पर भी वहाँ इस वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के जो है वो निर्वाचक मंडलों की बात हुई है। सबसे पहले साधारण, दूसरे हैं वर्ग विशेष के, और तीसरे हैं विशेष निर्वाचक मंडल के। साधारण का मतलब हो गया जनरल इलेक्टोरेट्स, ये हो गए आपके क्लास इलेक्टोरेट, और थर्ड वाले हो गए आपके स्पेशल इलेक्टोरेट। तो इस तरीके से इनका चुनाव होता था। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की जो शुरुआत हुई है वो इस एक्ट से हुई है। अच्छा, ये जो साधारण इलेक्टोरेट चुने जाते थे, इनमें जो है अशासकीय निर्वाचित सदस्यों और जिला परिषदों का समावेश था। मतलब इसमें नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स को लिया जाता था या फिर जिला परिषदों के मेंबर्स को लिया जाता था। ठीक, वर्ग विशेष के निर्वाचन मंडल में, यानी ये जो वर्ग विशेष वाले इलेक्टोरेट्स होते थे, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्लास इलेक्टोरेट, तो इसमें कौन से लोग चुने जाते थे, इसमें ज़मींदार वगैरह और जो मुस्लिम्स थे उनको रिप्रेजेंटेटिव देने का मौका मिलता था, मतलब उनको प्रतिनिधित्व मिलता था यहाँ पे। जबकि अगर बात करें स्पेशल इलेक्टोरेट्स की, तो इसमें प्रेसिडेंसियों के जो नगर निगम होते थे, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती थी, है ना, या जो व्यापार मंडल के जो सदस्य मेंबर्स वगैरह थे वो यहाँ से लिए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 तरह के निर्वाचक मंडलों की यहाँ पर बात हुई है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न अगर हम इस एक्ट की बात करें तो मतदाताओं के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस क्या थी वोटर्स के लिए, वो भी यहाँ पर बताई गई है। अब देखो, इस एक्ट के द्वारा इसमें एक शेड्यूल दिया गया था, एक अनुसूची दी गई थी, और इस अनुसूची में जो मतदाता थे, यानी जो लोग वोट डाल सकते थे और जो उम्मीदवार थे, दोनों के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तय की गई थी। 3 तरह के लोगों को वोट देने के लिए यहाँ पे अयोग्य कर दिया गया था। मतलब कि लेडीज़, महिलाएं वोट नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति अवयस्क यानी माइनर है, माइनर भी कितना, 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति, या फिर कोई इंसेन अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन है तो वो भी यहाँ पे वोट नहीं डाल सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मतदाताओं के लिए जो भी योग्यता यहाँ पे तय की गई थी उसमें महिलाओं को, एवियस यानी माइनर को जो 21 साल से कम थे, और जो अनसाउंड माइंड के लोग थे वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते थे। तो ये थी मतदाताओं के लिए योग्यता इस एक्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये था कि काउंसिल में, जो काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि यहाँ पे भारतीयों को भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में नियुक्त होने का मौका मिला था। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस एक्ट की। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी और जो इंडिया के गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उस टाइम पे, उसमें सबसे पहले भारतीय सदस्यों का समावेश यहाँ पे किया गया। ठीक, और 2 इंडियंस, श्री केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी को इंग्लैंड में जो स्थित इंडिया की काउंसिल थी, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल होती थी, उसमें उनको नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे काउंसिल में नियुक्त होने का मौका दिया गया इस एक्ट से। नेक्स्ट आता है प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अब देखो, यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलाई जा रही थी उसमें भी 1909 के एक्ट के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए। सबसे बड़ा चेंज ये था कि उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ठीक है ना, बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे था, वहाँ के गवर्नरों की परिषदों में अब 2 के बजाय ऐसे मेंबर रखे गए जिन्हें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कम से कम, जिनको ब्रिटिश क्राउन के मतलब अधीन रहकर कम से कम 12 साल की सेवा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 12 साल उन्होंने काम किया हो। गवर्नर जनरल को ये राइट दिया गया कि वो ऐसे प्रोविंसेस के लिए जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं, परिषद का गठन कर सकता है। तो गवर्नर जनरल एक काउंसिल बना सकता था और ऐसे प्रोविंसेस के लिए लेकिन बना सकता था जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हों। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एनलार्जमेंट किया गया प्रोविंशियल लेवल पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे की बात है इस एक्ट की 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम था। तो हम देख सकते हैं कि इस एक्ट ने न केवल सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, प्रोविंशियल लेवल पे भी इसने कई सारे चेंजेस किए। वोटर्स के लिए क्या योग्यताएं होंगी, कितने कौन से लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना, कौन से नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा काउंसिल में इंडियंस की नियुक्ति की गई और प्रोविंशियल लेवल पे तो बदलाव किए ही गए। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा, उसका एनलार्जमेंट कर दिया गया, उसका विस्तार किया गया।
तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है? आज की वीडियो में हमने समझा है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के यहाँ से चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।